आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हैं, जो प्रोसेस एंड थ्रेड्स, यूज़र लेवल मोड्स एंड कर्नल लेवल मोड्स कौन कौन से होते हैं, और शेड्यूलिंग कौन कौन से शेड्यूलिंग का यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में अपन इन सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के और पूरा सिलेबस लेके आऊँगी। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, प्रोसेस एंड थ्रेड। तो प्रोसेस एंड थ्रेड्स होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो अपन करेंगे। तो जो प्रोसेस होती है वो यूज करती है सिस्टम कॉल को। पहला जो डिफरेंस इसमें, प्रोसेस यूज्ड सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल का मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से ही, कौन कौन से सिस्टम कॉल्स होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो सिस्टम कॉल्स मतलब जो इन्फॉर्मेशन को अपन एक्सेस करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं डिवाइस को, रिसोर्सेज, तो बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं, उनका यूज़ प्रोसेस में अपन करते हैं। ऐसे थ्रेड्स है वो सिस्टम कॉल का यूज नहीं करता। और जो थ्रेड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो अब इसमें जो सिस्टम कॉल का यूज अपन नहीं करते हैं। अब आता है सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट। इट मीन्स क्या होता है, जैसे एक ये फाइल है, एक दूसरी ये फाइल है। ये जो दूसरी फाइल है वो अपन सिस्टम कॉल का यूज़ किया है फोक सिस्टम कॉल का यूज़ करके अपन चाइल्ड फाइल को क्रिएट किया है। तो जो पेरेंट जो फाइल है, इसको फोक सिस्टम को यूज़ करके अपन ने चाइल्ड फाइल को क्रिएट किया है। तो इसमें जो डाटा, कोड, स्टैक और रजिस्टर होते हैं वो एज इट इज़ कॉपी होते हैं चाइल्ड फाइल में। तो इसका मीन्स ये है कि जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं वो कैसे ट्रीट करती हैं डिफरेंट टाइप से। मीन्स जो जैसे ये स्टैक, डाटा, कॉपी, ये सब है इसमें, तो जो चाइल्ड प्रोसेस अपन बनाएंगे उसमें भी ये पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी होता है, वो डिफरेंट टाइप से काम करती हैं। अब इसमें आता है ऑल यूजर लेवल थ्रेड ट्रीट एज ए सिंगल टास्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स जैसे ही अपन ने ये एक फाइल बनाई, डाटा, कोड, रजिस्टर, स्टैक, तो ये एज ए सिंगल टास्क काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसमें कॉपीज़ नहीं बनती। अब आता है थर्ड, डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ डाटा, फाइल एंड कोड। अभी मैंने बताया था जैसे ये एक फाइल है, ये दूसरी प्रोसेस है, तो फोक सिस्टम का यूज़ करके अपन एज इट इज़ चाइल्ड प्रोसेस बना दिया। तो जो डाटा, कोड और स्टैक, रजिस्टर होते हैं एज इट इज़ कॉपी होते हैं, बट थ्रेड्स में ऐसा नहीं होता। थ्रेड्स शेयर सम कॉपीज ऑफ डाटा एंड कोड, ठीक है। तो जो जैसे दूसरा जो बनाएंगे तो उसमें डाटा और कॉपी हो सकते हैं, रजिस्टर और स्टैक इसमें कॉपी नहीं होते। अब आता है फोर्थ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो होती है और इसमें होती है फास्ट, क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं होता, इसमें कॉपीज़ नहीं बनती, और इसमें क्या है कि बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं तो वो स्लो काम करता है, ओवरलैप हो जाता है डाटा अपना। तो इस वजह से इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो होती है और इसमें फास्ट होती है, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल टास्क की तरह काम करता है, तो इसमें वो फास्ट काम करता है। फिफ्थ आता है ब्लॉकिंग ए प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर। इट मीन्स जैसे पेरेंट प्रोसेस को अपन ने ब्लॉक कर दिया, इसमें कोई डाटा ब्लॉक कर दिया, तो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो काम करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इसमें क्या है, थ्रेड्स में क्या, ब्लॉकिंग ए थ्रेड विल ब्लॉक एंटायर प्रोसेस। जैसे इसमें कोड क्या है, ब्लॉक हो गया, फेल हो गया, तो इसमें पूरा प्रोसेस है, पूरी फाइल है, वो ब्लॉक हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। इट मीन्स जो प्रोसेस में इंटरडिपेंडेंट होता है, और नहीं सॉरी इंडिपेंडेंट होता है प्रोसेस में। इंडिपेंडेंट मीन्स जो चाइल्ड प्रोसेस है वो पेरेंट प्रोसेस पे डिपेंड नहीं होती है कि ये फेल हो गया तो ये भी फेल होगा, ऐसा नहीं है। बट
थ्रेड्स में क्या है, जैसे कोड फेल हो गया तो वो इंटर डिपेंड होता है आपस में, कोड डाटा पे होता है, स्टैक एंड रजिस्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ये मेन जो इसका डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, जो थ्रेड्स होती हैं, थ्रेड्स 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज़ यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड अनदर कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? यूज़र लेवल थ्रेड्स होती है वो मैंने अभी प्रोसेस एंड थ्रेड्स का जो डिफरेंस बताया था वो एज ए यूज़र लेवल थ्रेड्स होती है, और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होती है वो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती है। तो पहला डिफरेंस इसमें, यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैनेज बाय यूज़र लेवल लाइब्रेरी। इट मीन्स वो यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ करती है यूज़र लेवल थ्रेड्स। जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो बताया था तो उसमें पहले एप्लीकेशन होते हैं, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो जो यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ करता है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो वो जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नल लेवल थ्रेड्स का होता है। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स वो सिस्टम कॉल को एक्सेस करता है और उसके द्वारा अपने रिसोर्स या फिर हार्डवेयर जो भी अपने को एक्सेस करने होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है इट आर टाइपिकली फास्ट। ये यूज़र लेवल जो थ्रेड्स होता है वो एप्लीकेशन पे वर्क करता है, और ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये स्लो होता है। कर्नल लेवल थ्रेड्स ये फास्ट होता है। अब आता है इसमें थर्ड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर, और इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लोअर। क्योंकि स्लोअर इसलिए है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम कॉल करेगा, उसके बाद में अपने को प्रोसेस होगी, उसके बाद में एक्सेस होगा डाटा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है इफ़ वन यूज़र लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन इंटायर प्रोसेस गेट ब्लॉक। अभी मैंने बताया था जैसे ये जो है थ्रेड्स, ये यूज़र लेवल थ्रेड्स की तरह काम करता है। जैसे कोड यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो पूरा प्रोसेस ये ब्लॉक हो जाएगा। अब इसमें आता है इफ़ आर कर्नल लेवल थ्रेड्स ब्लॉक नो इफेक्ट अनदर। इसमें कर्नल लेवल जो थ्रेड्स है वो ब्लॉक हो जाए, उस पर दूसरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना यूज़र मोड एंड कर्नल मोड क्या होते हैं। अब इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूज़र मोड क्या होता है और कर्नल लेवल मोड किस पे काम करता है और कैसे काम करता है। तो जो एक ये जो अपना मैंने बताया था, जैसे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हार्डवेयर एंड इसमें यूज़र एप्लीकेशन, तो ऐसे ये काम करता है। इसमें यूज़र होता है यूज़र मोड, ये कर्नल मोड, एंड ये हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए अपन कर्नल मोड का यूज़ में लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, यूज़र मोड है, उसमें क्या होता है यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट, जैसे P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाया गेट सिस्टम कॉल के द्वारा, अपन सिस्टम कॉल को प्राप्त किया, जैसे कोई भी रीड किया डाटा को अपन ने, तो वो रीड ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म किया, तो वो जो जाएगा किसके पास है, कर्नल मोड के पास जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा सिस्टम कॉल। तो ये मोड 1 से मोड 0 पे आएगा। तो ये एग्जीक्यूट का जो प्रोसेस है वो 1 से यूज़र मोड 1 पे रहता है और कर्नल मोड 0 पे, तो वो 0 पे आएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, देन वो वापस जाएगा तो वो 0 से 1 पे रिटर्न हो जाएगा सिस्टम कॉल। जैसे अपने को हार्डवेयर एक्सेस करना है, यूज़र को हार्डवेयर एक्सेस करना है, फाइल को रीड करनी है, तो वो रीड ऑपरेशन का यूज़ करके उस हार्डवेयर को एक्सेस कैसे करेगा, कर्नल मोड से एक्सेस करेगा। कर्नल मोड उसे प्राप्त करेगा यहाँ पे एग्जीक्यूट सिस्टम में, एंड देन वो रिटर्न होगा। तो ये यूज़र मोड एंड कर्नल मोड का इधर मैंने थोड़ा सा बताया है कि कैसे वर्क करता है। अब आता है अपना CPU शेड्यूलिंग क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो CPU शेड्यूलिंग 2 टाइप्स की होती हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है जैसे अपने P1 प्रोसेस है एंड P2 प्रोसेस है, तो P1 प्रोसेस को अपन ने और P3 प्रोसेस है, तो P1
तीन प्रोसेसेस हैं P1, P2 और P3। P1 को अपन ने टाइम क्वांटम के दे दिया 2 सेकंड, तो P1 जैसे ही रनिंग स्टेट में जाएगा तो वो 2 सेकंड पे वो जितना एग्जीक्यूट हुआ वो ठीक है, उसके बाद वो वापस से रिटर्न हो जाएगा, P2 आ जाएगा। P2 2 सेकंड तक रहेगा रनिंग स्टेट में एंड P2 वापस चला जाएगा, P3 आ जाएगा। ये होता है प्रिमिटिव। इसमें अब जैसे टाइम क्वांटम यूज़ करते हैं अपन, प्रायोरिटी यूज़ करते हैं कि जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो रनिंग स्टेट में जाएगा एंड वो वापस से चला जाएगा, दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। तो ये होता है प्रिमिटिव। अब आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का अर्थ है कि जैसे P1 जो प्रोसेस है, P2, P3, P1 आया रनिंग स्टेट में तो ये पूरा कंप्लीट होगा एंड टर्मिनेट हो जाएगा। फिर P2 आएगा, पूरा कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट हो जाएगा, P3 आएगा। ऐसे होता है नॉन प्रिमिटिव में। एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में सेकंड प्रोसेस एंटर करता है रनिंग स्टेट में। अब प्रिमिटिव जो कौन कौन सी शेड्यूलिंग आती हैं, SRTF मीन्स होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब टी की जगह यहाँ पे जॉब भी यूज़ करते हैं काफ़ी बार, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। सेकंड आता है अपना LRTF, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। थर्ड आता है राउंड रॉबिन एंड फोर्थ आता है प्रायोरिटी बेस्ड। तो इसमें जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है उसमें जो SRTF होती है और राउंड रॉबिन, वो मेन इम्पोर्टेंट, इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। अब आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, LJF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, HRRN, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, और मल्टी लेवल क्यू। तो इसमें ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती हैं। अब यहाँ पे अपने को याद रखना है कि ये कौन सी प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो अपन CPU शेड्यूलिंग में जो एग्जांपल करते हैं, जैसे FCFS का कोई एग्जांपल आ गया, तो उसमें पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं कि पैरामीटर्स होते क्या हैं, उनका क्या यूज़ होता है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। पैरामीटर में आता है पहला अराइवल टाइम। अराइवल टाइम होता क्या है, ये द टाइम ऑफ विच प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू और स्टेक। तो इसका मीन्स है कि जैसे प्रोसेस रनिंग स्टेट में जब एंटर करता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, मतलब कितना पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं, वो एंटर कब कर रहा है रनिंग स्टेट में, वो टाइम कितना है, तो वो होता है अराइवल टाइम। नेक्स्ट आता है अपना ब्रश टाइम। ब्रश टाइम होता है द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन CPU। मीन्स वो CPU जो रनिंग स्टेट में CPU जो एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोसेस को, P1 को, वो कितने टाइम में पूरा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो ड्यूरेशन होता है ब्रश टाइम। अब आता है थर्ड कंप्लीशन टाइम। कंप्लीट ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूट, मतलब जैसे P1 प्रोसेस आया रनिंग स्टेट में, तो वो कंप्लीट होके टर्मिनेट कब होगा, मतलब वो कंप्लीट फिनिश कब हो जाएगा, तब वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कंप्लीशन टाइम। अब फोर्थ आता है टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये जो कंप्लीशन टाइम होता है वो अपन निकाल लेंगे कि वो पूरा फिनिश कब हुआ प्रोसेस, तो वो होता है कंप्लीट टाइम, और अराइवल टाइम होता है जब वो एंटर कब किया एग्जीक्यूशन के लिए, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम अराइवल टाइम। अब आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, तो वो वेटिंग टाइम होता है। सिक्स आता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम मीन्स CPU फर्स्ट टाइम कब मिला, जैसे P1 को वो फर्स्ट टाइम CPU कब मिला, वो टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि वो CPU में कब एंटर हुआ था रेडी क्यू में, तो वो होता है। अब आता है फर्स्ट जो नॉन प्रिमिटिव में लेते हैं अपन
FCFS। तो FCFS में क्या देखते हैं अपन, मेन अराइवल टाइम देखते हैं, उसके बेस पे अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड मोड कौन सा है इसमें, नॉन प्रिमिटिव ये शेड्यूलिंग है। जो FCFS है वो नॉन प्रिमिटिव है और इसमें अराइवल टाइम को अपन देखते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, प्रोसेसेस हैं 4 प्रोसेसेस, अराइवल टाइम और ब्रस्ट टाइम गिवन है, ये अपने को दे रखा है। एंड कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, ये ग्रांट चार्ट है, उसके द्वारा अपन इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो FCFS में क्या देखेंगे, जैसे ग्रांट चार्ट बनाया मैंने, 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, तो P1 है, वो 0 पे यहाँ पे अराइव हुआ तो P1 आ गया। अब ये ब्रश टाइम देखेंगे अपना, ब्रश टाइम मतलब वो पूरा एग्जीक्यूशन कब तक कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है तो एक P1 एंटर कर गया CPU में तो वो पूरा कंप्लीट होगा, तो वो 2 टाइम्स तक चला। ब्रश टाइम इसका कितना है 2, तो ये 2 तक वो चला P1। फिर 2 तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके, तो P1 अराइव, P2 इसमें अराइव हो गया क्योंकि वो 1 पे आ गया था, तो वो अराइव हो गया तो P2 आ गया। अब वो कितने टाइम तक चला 2, तो 2 + 2 4 P2 का हो गया। अब P2 4 पे एग्जीक्यूट हो गया, तो इसमें अराइवल टाइम किसका है कि कौन आ गया, तो ये P3 का 5 है, 5 है, और P4 का 6 है। तो अभी अराइवल कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, तो एक जो है वो 5 पे अराइव हुआ है P3, तो एक इसमें आइडल हो गया, एक जो यूनिट है वो यहाँ पे आइडल हो गई, इस पर ये फ्री है CPU, इसमें कोई भी अराइव नहीं हुआ प्रोसेस, तो ये फ्री हो गया। अब आता है P5, वो 5 पे अराइव हुआ, 5 पे हो गया। P3 कब तक चला, 3 टाइम तक, तो 5 + 3 8 हो गया। अब आता है 5 + 3 8 हो गया, तो 8 तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो गए, प्रोसेस 6 बचा तो वो अराइव हो गया 6 पे, तो 6 पे हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो P4 कब तक चला, 4 टाइम तक, तो 6 8 + 4 8 + 4 कितने होंगे 12 टाइम तक वो कंप्लीट हो गया। अब आता है इसमें कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं अपन। कंप्लीशन टाइम का क्या फॉर्मूला था, मैंने क्या बताया था कि वो प्रोसेस कब लास्ट कब टाइम तक कब एग्जीक्यूट फिनिश किया। तो यहाँ पे देखें P1 जो है वो कब फिनिश हो गया था 2 पर, 2 पे वो P1 फिनिश हुआ तो 2 आ गया। अब जो P2 है वो कब फिनिश हुआ, P2 4 पे फिनिश हो गया। P3 कब फिनिश हुआ, 8 पे फिनिश हुआ, 8 आ गया। और P4 हुआ 12 पे, वो 12 आ गया। तो ये तो हुआ कंप्लीशन टाइम। और टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम कितना है 2 - 0 2, 4 - 1 3, 8 - 5 3, और 12 - 6 तो 6। ये अपना टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम आता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 2 - 2 0, 3 - 2 1, 3 - 3 0, और 6 - 4 2। तो ये होता है टर्न अराउंड टाइम। अब आपने पूछ सकता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ, तो एवरेज निकालते हैं तब ये पूरा ऐड करके और कितने प्रोसेस हैं वो उससे डिवाइड करते हैं, तो ये आता है टर्न अराउंड टाइम। अब आता है एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, पूरा ऐड करके और कितने प्रोसेस अपन ने लिए वो उसे डिवाइड करते हैं, तो वो आता है वेटिंग टाइम। तो ये होता है FCFS कैसे एग्जीक्यूट होती है शेड्यूलिंग। सेकंड आता है अपना SJF। तो SJ जो F है वो कौन सी शेड्यूलिंग है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। अब इसमें अपन देखते हैं ब्रश टाइम। वो अराइवल टाइम में तो होता है एंटर, बट उसका जैसे अराइवल टाइम सेम हुआ तो अपन किसको पहले शॉर्टेस्ट करेंगे, जो ब्रश टाइम है उसको देख के उसको फर्स्ट शॉर्टेस्ट करेंगे अपन। तो अपन देखते हैं
ये जो मैंने प्रोसेस लिए हैं 4 और अराइवल टाइम और ब्रश टाइम अपने को गिवन है। अब ये जो तीनों हैं ये निकालने हैं अपने को, ये गिवन नहीं है। तो अब अपन ये ग्रांड चार्ट है ये देखते हैं 0 से। तो 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। 1 पे हुआ है तो 1 तक वो आइडल रहेगा और उसके बाद देखते हैं कौन सा अराइवल हो गया। 2 प्रोसेस अपने अराइव हो गए P1 एंड P3। तो अब ये जो सेम अराइवल टाइम है तो अब इसमें अपन देखेंगे ब्रश टाइम कौन से का शॉर्ट कम है वो लेंगे। तो P3 का 2 है, P1 का 3 है तो P3 लेंगे अपन। P3 को लिया अपन ने। अब ये है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब वो कितने टाइम तक चलेगा, 2 टाइम तक चलेगा। 2 + 1 3 आ गया, वो 3 टाइम तक कंप्लीट हुआ। अब आता है, अब वो पूरा फिनिश हो गया, जो तीसरा प्रोसेस है वो पूरा टर्मिनेट हो गया। अब बचा अपना P1। अब P1 3 पे कौन कौन से अराइव हो चुके, P1 हो गया और P2 भी हो गया। तो इनमें से कौन सा पहले चलेगा, ब्रश टाइम देखेंगे P1 पहले चलेगा। तो 3 + 3 हो गया 6। अब 6 पे कौन कौन से अराइव हो गए, ये P2 और P3 पूरा कंप्लीट हो गया। P1 और P4 बचे हैं। P2 और P4 बचे हैं। तो अब देखेंगे इनमें से किसका ब्रश टाइम कम है, तो ये सेम है। तो अब ये ब्रश टाइम सेम होने पे अराइवल टाइम देखेंगे। अराइवल टाइम किसका कम है, P2 का। तो P2 लेंगे अपन। 6 + 4, ब्रश टाइम P2 का कितना है 4, तो 10 हुआ। अब बचा ओनली P4 का क्या है 4, 10 + 4 14। तो ये अपने इसको ब्रश टाइम देखेंगे और ब्रश टाइम यदि सेम है तो अराइवल टाइम लेंगे अपन। और पहले अराइवल टाइम जैसे 1 पे अराइव हुआ तो 2 प्रोसेस अराइव हो गए P1 और P3, तो उनका ब्रश टाइम देखेंगे किसका कम है। अब आता है इसमें कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। जो जैसे कोई प्रोसेस लास्ट में कंप्लीट हुआ तो उसका लास्ट का ही कंप्लीशन टाइम होगा। तो P1 कब फिनिश हुआ था 6 पे, P2 10 पे, P3 3 पे और P4 14 पे। तो ये कंप्लीशन टाइम हुआ। एंड टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं अपन, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन 6 - 1 5, 8 - 10 - 2 8 एंड 3 - 1 2 और 14 - 4 10। तो ये हुआ टर्न अराउंड टाइम। एंड वेटिंग टाइम अपन एवरेज निकालते हैं, जितने प्रोसेस हैं उनसे डिवाइड करते हैं उनको पूरे को प्लस करके। तो ये SJFS हुआ। अब आता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मतलब उसमें टाइम क्वांटम गिवन होता है। राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम दे रखा होता है क्वेश्चन में, और वो कौन सा प्रोसेस है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कि जितना अपने को टाइम दे रखा है उतना ही टाइम तक वो प्रोसेस चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की टाइम को अपन देखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं अपन, प्रोसेस दे रखे हैं 4 और अराइवल टाइम एंड ब्रश टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें 4 प्रोसेस हैं और अराइवल टाइम और ब्रश टाइम दे रखा और ये अपने को निकालना है, दे नहीं रखा। तो अपन इसमें क्या यूज़ करेंगे, रेडी क्यू का यूज़ करेंगे और रनिंग क्यू। रेडी क्यू मीन्स इसमें कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो रेडी हो गए रनिंग क्यू में जाने के लिए। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी यूज़ होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का राउंड रॉबिन में यूज़ करते हैं अपन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स जैसे रेडी क्यू में प्रोसेस एंटर हुआ और वो अब रनिंग क्यू में स्विच करेगा जाने के लिए, तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। अब प्रोसेस P1 अराइवल टाइम 0 है, तो P1 0 है। अब ये ब्रश टाइम इसका 5 दे रखा है, तो 5 मीन्स अब अपने को दे रखा 2 सेकेंड, इसमें 5 सेकेंड दे रखा, पर ये 2 सेकेंड तक चलेगा P1। उसके बाद ये P1 रनिंग में आ जाएगा, 2 टाइम तक चलेगा। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि P2 आया, वो 2 टाइम तक चला, P2 आ गया। अब 4 टाइम तक कौन कौन से अराइव हो चुके, सारे हो गए अराइव, P1 P2 P3 और P4। अब P3 आया, वो 2 टाइम तक चलेगा,
टू टाइम पे वो P3 फिनिश हो गया। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि किसका कम है ब्रश टाइम, उसको पहले लेंगे। तो इसमें क्या है, 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब P1 लेंगे अपन, P1 लेंगे तो P1 वापस से 2 टाइम चला, फिर P4 आएगा। P4 2 टाइम चला, पर P4 2 टाइम नहीं चलेगा क्योंकि ब्रश टाइम इसका 1 दे रखा, तो 1 टाइम चलेगा ही। एंड ये P4 वापस इसमें जाएगा। अब उसके बाद P2 2 टाइम चलेगा एंड उसके बाद P1 2 टाइम चलेगा। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। ये 12 टाइम तक रनिंग क्यों चला। अब इसमें निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। कैसे निकालते हैं कि कंप्लीट कब हुए प्रोसेस। तो यहाँ पे P1 कंप्लीट कब हुआ, 12 टाइम पर। देखो लास्ट में वो कंप्लीट हो रहा है। P2 11 पे हुआ, P3 6 पे हुआ एंड P4 9 पे हुआ। तो ये इसका कंप्लीशन टाइम हुआ। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12, 10, 4 एंड 5। वेटिंग टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। 12 माइनस 5, 7, 6, 2 एंड 4। अब ये निकालते हैं रेस्पॉन्स टाइम। जो लास्ट का होता है वो प्रिमिटिव जो शेड्यूलिंग होती है उसमें निकालते हैं रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, CPU फर्स्ट टाइम कब अराइव हुआ माइनस अराइवल टाइम। तो कब मिला CPU फर्स्ट टाइम P1 को 0 पे मिला, माइनस 0 हुआ। P2 कब मिला, 2 पर मिला और माइनस 1 तो 1। P3 कब मिला, 4 पे मिला, 4 माइनस 2 और P4 मिला 8 पे, 8 माइनस 4। तो ये हुआ इसका रेस्पॉन्स टाइम। तो आज का वीडियो मैंने ये 3 शेड्यूलिंग बताए हैं एंड पैरामीटर कौन कौन से होते हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पूरे जो 6 पैरामीटर हैं CPU शेड्यूलिंग के, एंड इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।